हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, बजट आने वाला है और बजट के टाइम पर ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर हम बजट के पैटर्न को देखें तो बजट से पहले क्या होता है? बजट आने से पहले एक प्री मार्केट रैली होती है जो कि हमें शायद मार्केट में अभी देखने को मिल रही है। प्री मार्केट रैली का क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उन्हें लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसके एंटिसिपेशन में वो खरीदते हैं। साथ ही कुछ थोड़ा बहुत मार्केट का ऑपरेटर की एक्टिविटी भी होती है। इसके बाद बजट का दिन आता है। बजट के दिन में बहुत वॉलेटिलिटी दिखती है। जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स आती हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के उस दिन बहुत ज़्यादा इंट्राडे में वॉलेटाइल रहता है। इसके बाद अगले 2-3-4 महीने तक जो बजट में अनाउंसमेंट होती है, उसकी वजह से जिन सेक्टर्स को फ़ायदा होता है उसमें रैली होती है, और जिन सेक्टर्स में नुकसान होता है उसमें थोड़ी सेलिंग होती है। तो मार्केट बजट के अनाउंसमेंट्स को अगले 2-3-4 महीने तक डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद मार्केट फंडामेंटल्स पे चलता है। जो फोर्सेस पहले मार्केट में काम कर रही थी वही मार्केट के मूवमेंट को ड्राइव करती हैं। लेकिन ये जो 3-4 महीने का अप्स एंड डाउन होता है, तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इसीलिए वो बजट से पहले पोजीशंस बनाना पसंद करते हैं। तो अब बजट आने वाला है और बजट को लेके तरह तरीके की खबरें मार्केट में चल रही हैं। सच पूछे तो देखिए, किसी को भी नहीं पता कि बजट में क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहता है। जो फिनेंस मिनिस्ट्री के चंद लोग हैं, उनके अलावा ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी पता नहीं चल पाता। लेकिन मार्केट में जो काम करते हैं उनका काम ही यही है कि पता लगाना। कहा जाता है कि मार्केट नोज एवरीथिंग। तो मार्केट को जो है तरह तरीके के सिग्नल्स को और ख़बरों को और इधर उधर से जो छन छन के खबरें आती हैं उसको इंटरप्रेट करके कुछ जानने की कोशिश करता है कि बजट में किन सेक्टर्स को फ़ायदा होता है, किसको नुकसान हो सकता है। और सच पूछिए तो मार्केट में जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन करते ही हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है। तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से किन सेक्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, किन सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है इस बजट से, उसके बारे में हम बात करने वाले। साथ ही कुछ हम ट्रेडर भाइयों के लिए कुछ लेवल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बजट में किन सेक्टर्स को फ़ायदा या किसको नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बजट में कोई मेजर अनाउंसमेंट शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल जो बजट होता है फरवरी मार्च वाला, वो तो है नहीं, और काफ़ी टाइम ऑलरेडी निकल गया है। सामने फेस्टिवल का सीज़न है, और साथ ही जो इलेक्शंस में जिस तरीके के रिजल्ट्स रूलिंग पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो इस सिचुएशन में है कि कोई ड्रास्टिक स्टेप, कोई बड़ा उठापटक बजट में वो करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये एक रेगुलर बजट होगा। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि रूलिंग पार्टी की सीट्स कम हुई हैं, और सामने 3 स्टेट्स के इलेक्शन भी खड़े हुए हैं, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा है, और साथ ही FY25 में बिहार के इलेक्शंस भी हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बजट में पॉपुलिस्ट अंडरटोन होगा। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी, किसी किसी सेक्टर्स को फ़ायदा होगा और किसी किसी सेक्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। काफ़ी शोर मच रहा है कि कुछ STT में बदलाव होगा और ट्रेडिंग को जो है थोड़ा टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि RBI भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। वो भी इसको लेके थोड़ा चिंतित है कि इतने रिटेल में का पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव मार्केट में क्यों हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है इसके चिंता होने की एक और बड़ी वजह है कि बैंक्स में लोगों का पैसा नहीं आ रहा है, वो ब्रोकर के यहाँ ही ज़्यादा वहाँ पर घूम रहा है। तो ये भी एक
चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करने से और शेयर बाज़ार में पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा इकॉनमी को फ़ायदा नहीं होता है। ऑफ कोर्स जब आप आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ हद तक कंपनीज़ को कैपिटल देने में आप मदद करते हैं और वो कंपनी उस कैपिटल को लेकर आगे इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है जो इकॉनमी को उससे फ़ायदा नहीं होता, एक्सेप्ट कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के। तो किन सेक्टर्स को हमें लगता है कि फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है बजट में, और उनको जो उनके किन स्टॉक्स को उससे फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो खबर आ रही है, कई ब्रोकरेजेस ने भी इसके बारे में बोला है कि जो किसी तरीके की इनकम टैक्सेस में छूट मिल सकती है, कुछ फ़ायदा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को मिल सकता है। मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है, और अगर हुआ तो बहुत छोटा मामूली सा बदलाव होगा, वो भी जो इनकम टैक्स के लोअर स्लैब्स में हैं शायद उनको होगा। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं इसे अच्छा कदम मानूंगा, ऐसा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको होगा? कंजम्पशंस के स्टॉक को होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो जो डोमिनोज़ की जो कंपनी है और केएफसी वाली जो देवयानी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। ज़ोमैटो जैसी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा होगा। कुछ हद तक टू व्हीलर्स की कंपनी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, और मारुति टाइप जो कंपनीज़ हैं जो एंट्री लेवल कार्स बनाती हैं, उनको भी इसका फ़ायदा हो सकता है। तो जुबिलिएंट, देवयानी इंटरनेशनल, ज़ोमैटो, नायका, हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो, इन कंपनीज़ को इनकम टैक्स में बदलाव से फ़ायदा हो सकता है। और उसी तरीके से अगर कुछ टैक्सेस इनकम टैक्स के बढ़ते हैं तो इसका इन सेक्टर्स पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि हाउसिंग मार्केट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसमें सब्सिडी का प्रोविज़न किया जा सकता है बजट में। तो ऐसे में जो हाउसिंग मार्केट है, खास करके जो लो इनकम हाउसिंग मार्केट है, जो कंपनीज उसमें काम करती हैं, तो उसका फ़ायदा वहाँ पर उन कंपनीज को मिल सकता है। तो ओवरऑल इसकी वजह से रियल्टी मार्केट्स में के स्टॉक्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है। ऑलरेडी रियल्टी के स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, लेकिन एक फिनेंस की कंपनी को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। जैसे पीईएल, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड टाइप कंपनीज जो हैं, उसमें भी जो लो इनकम हाउसिंग के फाइनेंस में काम करती है, तो ऐसी कंपनीज को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा जो सेक्टर है कैपिटल गुड्स, तो बजट में हर बार की तरह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पे भी जो काफ़ी सारी प्रोविजनिंग की जा सकती है, और इसको तो हर बजट में किया ही जाता है, तो इसका फ़ायदा जो कैपिटल गुड्स की कंपनीज़ हैं उसका को मिल सकता है। तो उसमें आपकी एल&टी, भेल्स, क्यूमेंस और सिमंस टाइप कंपनीज आती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने पोर्टफोलियो को अगर रेफ़र करेंगे तो उसमें एल&टी को तो ऐड हमने नहीं किया था, लेकिन बाकी तीनों कंपनीज को ऐड किया था और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि अब ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रिचली वैल्यूड हैं, तो शायद अभी तो इनको खरीदना इतनी समझदारी नहीं होगी। लेकिन अगर इसी तरीके से मार्केट चलता रहा और कैपेक्स में अच्छा प्रोविजनिंग की गई तो इन स्टॉक्स में और भी फर्दर राइज अगले 2 से 3 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप खबरें पढ़ रहे हैं तो रूरल कंजम्पशन में ड्रॉप हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, और वो रूरल कंजम्पशन में हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए शायद एफएमसीजी की कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं। उनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आए और पिछले साल के भी बहुत अच्छे नहीं आए। और अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शंस में भी जो रूरल मार्केट ने उस तरीके से रूलिंग पार्टी को वोट नहीं किया जैसा कि पास्ट में किया था। तो मुझे लगता है कि उसको ल्योर करने के लिए शायद इस बजट में भी कुछ प्रोविजनिंग की जाएगी। और अगर रूरल इनकम अगर बढ़ती है, ऐसी चीज़ें अनाउंसमेंट की जाती हैं कि वहाँ पे रोज़गार बढ़े, वहाँ पे कंजम्पशन बढ़े, तो उसका सीधा फ़ायदा जो है एफएमसीजी कंपनीज़ को मिलेगा, और जितने भी एफएमसीजी की कंपनीज़ हैं उसको इसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप देखें
तो जो कुछ टू व्हीलर की कंपनीज है, हीरो मोटो और बजाज ऑटो, इन कंपनीज को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। एक और जो सेक्टर है जिसमें बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, खबरों को अगर हम सही माने, तो वो है कि पीएम किसान निधि के अंतर्गत जो पैसे दिए जाते हैं किसान को, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, कुछ फार्मर्स बेल्ट की सीटें भी रूलिंग पार्टी ने हारी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आगे आने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उस तरफ भी कुछ अनाउंसमेंट की जाएंगी, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हैं और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स और कंपनीज हैं, उनके शेयर में इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और साथ ही वंस अगेन, जो अगर किसानों की इनकम बढ़ेगी तो रूरल इनकम भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो एफएमसीजी के सेल्स और टू व्हीलर के सेल्स में भी ट्रांसलेट होगा। तो दोस्तों, ये जो हमने स्टॉक्स को अभी डिस्कस किया, जिन स्टॉक्स को फ़ायदा मिल सकता है अगर फेवरेबल अनाउंसमेंट हुई बजट में, तो उसमें से हमारी जो 2024 की पोर्टफोलियो है उसमें कोई भी स्टॉक ऐड नहीं किया है। साथ ही मैं ये भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरी भी इन स्टॉक्स में कोई पोजीशन नहीं है। 2024 का पोर्टफोलियो लॉन्च हो गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट bulltrack.in में जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले स्टॉक्स के अपडेट्स भी पा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ज़रा हम सेक्टर्स की बात करते हैं कि पिछले एक साल में, खास करके पिछले क्वार्टर में, किन सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और किनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही। तो अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो ओवरऑल अगर हम सारी कंपनीज के रेवेन्यूज़ को जोड़ें तो सिर्फ 8.4% के रफ्तार से रेवेन्यू बढ़े हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो जो हैं अच्छे खासे बढ़े हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सेल्स काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो बढ़ रही हैं कंपनीज़ की। तो अगर हम मार्केट के परफॉर्मेंस से कंपनी के रेवेन्यूज़ की को कंपेयर करें तो मार्केट तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यूज़ उतने तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहे। तो किन सेक्टर्स ने पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया? तो इसमें जो आती हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा वो है ऑटो सेक्टर, इसके बाद बैंक एंड फाइनेंस है, सीमेंट, फार्मा, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स। ये वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले क्वार्टर में अच्छा किया और पिछले साल में भी अच्छा किया। अगर हम जो सेक्टर्स जिन्होंने उतना अच्छा नहीं किया और थोड़े उनके रेवेन्यूज़ भी डिक्लाइन हुए, वो कौन थे? तो वो अगर देखें तो आप ऑयल एंड गैस, मेटल्स एंड माइनिंग, इन दोनों सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन पर हैं पिछले एक साल से। और वहीं अगर हम एफएमसीजी और आईटी की बात करें तो इसमें थोड़ा ग्रोथ तो देखने को मिला है, लेकिन बहुत नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिला है। तो दोनों में सिंगल डिजिट हमें ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि ये हमें हाई ग्रोथ इंडस्ट्री इनको माना जाता है। तो अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा पिछले साल भी परफॉर्म किया और पिछले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि टू व्हीलर्स ने फोर व्हीलर्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल है उनके कंजम्पशन में हमें डिप देखने को मिला है और ट्रैक्टर के सेल्स में भी हमें डिप देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, खास करके नियर टर्म में, टू व्हीलर्स में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी फोर व्हीलर्स के कंपैरिजन में। साथ ही ये जो ईवी स्टोरी बनाई जा रही है, तो मैंने कुछ जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात की और उनका भी काफ़ी हद तक ये मानना था कि ये इसमें थोड़ा हाइप है और ईवी अगर इंडिया में सक्सेसफुल होनी है तो वो टू व्हीलर्स में ही होगी। फोर व्हीलर्स में सक्सेसफुल होने में फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं हमें दिख रहा है कि अगले 3-4 साल में ये बहुत बड़ी एक स्टोरी बन जाएगी। हाँ, एक इसका तरीका है कि सारी पेट्रोल डीजल व्हीकल को बंद कर दो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिक्लाइन होगा और वही ईवी की ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल ऑटो सेक्टर में इसका कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वही बैंक और फाइनेंस की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा मिक्स्ड बैग है। वहाँ पे अगर आप देखिए पीएसयू बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि उनकी जो बैड लोन्स की प्रोविजनिंग है वो कम हो गई, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आया और उसको उन्होंने ज़्यादा लोन देने के लिए यूज़ किया, तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस रहा। प्राइवेट बैंक्स ने थोड़ा म्यूटेड रहे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और
HDFC बैंक अभी भी लैगार्ड रहा है और अभी भी उसकी रिकवरी की खबरें अभी आनी बाकी हैं। ऐसा कोई हमें अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है कि उसमें उसके फॉर्चून में कोई ड्रामेटिक चेंजेस होने वाले हैं नियर टर्म में। बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि एक की पैरामीटर है उनके प्रॉफिटेबिलिटी का, उसमें डिक्लाइन है। तो इसलिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भले ही ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, काफ़ी उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको लेकर एक्साइटेड नहीं हूँ। इसलिए हमने जो पिछले पोर्टफोलियो में भी कोई बैंकिंग और का स्टॉक नहीं ऐड किया था और इसमें भी ऐड अभी तक नहीं किया है। आने वाले टाइम में देखेंगे कैसी डेवलपमेंट होती है और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम FMCG की बात करें तो FMCG में दोस्तों सिंगल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिला है और बहुत ही मतलब जिस रफ्तार से वहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था उसमें नहीं मिला। तो थोड़े वहाँ के स्टॉक्स जो हैं प्रेशर में है। हालांकि अगर हम उनके जो रेवेन्यू ग्रोथ को कंपेयर करें तो नेस्ले इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसका सेल्स का ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में उन्होंने अच्छा किया। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है अगर बजट में कुछ अच्छे प्रोविजनिंग किए गए जिससे रूरल कंजम्पशन और लोअर और मिडिल क्लास कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। दोस्तों IT सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे अब तो सेंटिमेंट्स काफ़ी डाउन है। अभी भी वो लोग अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को पे काम कर रहे हैं कि कैसे इस तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को रीइन्वेंट किया जा सके। मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा उनके रिकवरी में, और अगर उनके आप कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ देखें तो पैथेटिक है। 1 से 2% का ग्रोथ वो दिखा रहे हैं। HCL टेक के में जो है सबसे ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों आप सब जानते हैं कि TCS मेरा इसमें फेवरेट स्टॉक है और इनके सेल्स में कोई ज़बरदस्त अभी बदलाव मुझे नहीं लगता कि अगले साल से पहले, इनफैक्ट FY26 से पहले कोई मेजर बदलाव इसमें आने वाला नहीं है। और एक ट्रिगर जो इस पे काम कर सकता है वो US फेड का रेट कट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा हेल्थ केयर जो है 10-12% के रफ्तार से उनके रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि उनका जो मेजर ग्रोथ आ रहा है वो फॉरेन मार्केट से आ रहा है। इंडियन मार्केट में कुछ खास वो नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हेल्थ केयर के जो हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस उन कंपनीज़ का अच्छा है सेल्स और रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों आप जानते हैं कि हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर खास करके मुझे बहुत पसंद है और पिछले पोर्टफोलियो में भी हमने काफ़ी स्टॉक्स इनके ऐड किए थे और करंट पोर्टफोलियो में भी हमने एक हिडन जेम खोज लिया है, उसको भी ऐड कर लिया है। तो आने वाले दिनों में किन सेक्टर्स में हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है? तो ऑटो, कैपिटल गुड्स और फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये सेक्टर मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स हर सेक्टर में कुछ कुछ जो है आउट परफॉर्मर्स रहेंगे और जो हमें एज एन इन्वेस्टर उन्हीं को कैच करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम थोड़ा ट्रेडर दोस्तों के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें एक बड़ी गिरावट इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन देखने को मिली, लेकिन वो जो है पूरी की पूरी फॉल मार्केट रिकवर कर गया और पिछले कुछ दिनों से मार्केट टायर्ड लग रहा था क्योंकि वो हर दिन ऊपर खुलता था लेकिन नीचे की क्लोजिंग दिखाता था रेड कैंडल के साथ। लेकिन अब वो वापस से जो है न्यू हाईज को कन्विंसिंगली क्रॉस कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्री बजट रैली के इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम टेक्निकल्स को देखें तो वहाँ पर जो भी राइज देखने को मिल रहा है वो थोड़ा लो वॉल्यूम पे दिख रहा है, तो इसलिए मैं लॉन्ग जाने से हेजिटेट करूंगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं शॉर्ट करूंगा? तो मैं इस वक्त शॉर्ट भी नहीं करूंगा, मैं इस वक्त वेट एंड वॉच मोड पे रहूंगा। तो बजट आने तक हम अगर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो शायद जा सकते हैं, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस हमें रखना है। और मेरे जो शॉर्ट करने का लेवल है वो है 23,300। इससे नीचे मैं किसी भी हालत में निफ्टी को शॉर्ट करने वाला नहीं हूँ। ऑफ कोर्स अभी देखिए तो अभी हम 23,700 के लेवल के आसपास हैं, लेकिन 400 पॉइंट कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं होता निफ्टी के लिए। अगर
एक मीनिंगफुल करेक्शन होती है तो इस लेवल को ब्रीच करेगा और इसके बाद ही मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं एज अ ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, वेट एंड वॉच मोड में हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।